Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज पार्ट 2 एंड लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर। बैक्टीरियल टारगेट्स ऑफ मोलिकुलर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे Selection of sequence targets for detection of microorganisms। माइक्रोऑर्गेनिजम्स के डिटेक्शन के लिए जो टारगेट सीक्वेंस होते हैं उनका सिलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। Choosing a sequence target is critical for the specificity of a molecular test। किसी भी मॉलिकुलर टेस्ट के लिए जो टारगेट सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस को आप टारगेट करने जा रहे हैं, जो सीक्वेंस टारगेट होगा वो क्रिटिकल होता है स्पेसिफिसिटी के लिए किसी भी मॉलिकुलर टेस्ट के लिए। Many microorganisms share the same sequence in evolutionary conserved genes। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सेम सीक्वेंस शेयर करते हैं, उनमें एक ही जैसा सीक्वेंस पाया जाता है क्योंकि वो इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड जीन होता है। अगर जीन कोई भी कंजर्व है, कंजर्व का मतलब है कि हर जनरेशन में वो जीन प्रेजेंट ज़रूर होगा, और अगर जीन पूरा का पूरा वही प्रेजेंट होगा तो उसमें सीक्वेंस भी तो सेम ही होगा। इसी वजह से बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि उनमें इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड जीन की वजह से सीक्वेंस में सिमिलरिटी देखी जाती है। These sequences would not be used for detection of specific strains as they are likely to cross react over a range of organisms। ये जो सीक्वेंसेस होते हैं, अब अगर सेम सीक्वेंसेस आ रहे हैं तो आप दो ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं सकते सेम सीक्वेंस के बेस पे, इसीलिए इन सीक्वेंसेस का यूज़ डिटेक्शन के लिए नहीं किया जाता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन को, क्योंकि अगर सेम सीक्वेंसेस होंगे तो दे आर लाइकली टू क्रॉस रिएक्ट ओवर अ रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म। उनमें जिनमें की सेम सीक्वेंस है उनमें तो क्रॉस रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा फिगर में क्या दिखाया गया है, सिलेक्शन ऑफ टारगेट सीक्वेंस फॉर अ न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के लिए किसी भी टारगेट सीक्वेंस का सिलेक्शन दिखाया गया है। द जीनोम्स ऑफ 3 ऑर्गेनिज्म, 3 ऑर्गेनिजम्स के जीनोम लिए गए हैं। एक ये टारगेट ऑर्गेनिज्म है, एक टारगेट ऑर्गेनिज्म एक वेरिएंट है उसका, और एक अदर फ्लोरा है। ABC करके जीन्स लिए गए हैं। The test target a variant or different type of the test target and another non-target organisms are depicted। यहाँ पे टारगेट, नॉन टारगेट, अदर फ्लोरा ले लिया गया। अब क्या करते हैं, सीक्वेंस रीजन ए की बात हो रही है। A is not specific to the target organism। जो जीन A है ये टारगेट ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक नहीं है, and is therefore not an acceptable area for probe or primer binding to detect the target। अब जब स्पेसिफिक नहीं है तब ये डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि देखिएगा इस तरीके से दिखाए गए हैं, ये सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, इनसे सिमिलरिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जब सिमिलरिटी नहीं होगी तो डिटेक्शन नहीं हो पाएगा। प्राइमर बाइंड करता है सिंथेसिस के लिए, प्राइमर को कहाँ बाइंड करना है वो यही पता नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, सीक्वेंस B एंड C आर स्पेसिफिक टू द टारगेट। जो सीक्वेंस B है और जो सीक्वेंस C है ये टारगेट के लिए स्पेसिफिक हैं। सीक्वेंस B इज वेरिएबल, सीक्वेंस B वेरिएबल है एंड कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड टाइप द टारगेट। जो सीक्वेंस B है अपनी वेरिएबलिटी की वजह से इसको टाइपिंग के लिए और डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऑल्दो सम वेरिएंट्स में एस्केप डिटेक्शन, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि डिटेक्शन को एस्केप कर जाएं, किसी भी मेथड से वो डिटेक्शन वाले मेथड को
फेल कर दें और डिटेक्ट ना हो पाएँ। Sequence C will detect all types of the organisms but cannot be used for determining the type. जो sequence C है ये सारे ही टाइप के organisms को डिटेक्ट कर लेगा लेकिन cannot be used for determining the type. कौन सा टाइप है इसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। In addition to their strain और species specificity, strain के लिए specific हो या फिर species के लिए specific हो, इसके अलावा the target sequences must meet technical requirements। जो target sequences होते हैं ये technical requirements से meet करने चाहिए, जो भी technical requirements होती हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी ही इसमें कंप्लीट होनी चाहिए। Primers should have similar annealing temperatures and yield amplicons of every period। कोई भी सीक्वेंस है इसको आगे सिंथेसिस करना है, आपको प्राइमर लगाना पड़ेगा तो प्राइमर इसको आगे सिंथेसाइज करेगा, लेकिन जो इसका एनीलिंग टेम्परेचर है वही एनीलिंग टेम्परेचर प्राइमर का भी होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों का टेम्परेचर ही सेम नहीं होगा तो आगे की प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। Probes must hybridize specifically under the conditions of the procedure। जो probes होते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन स्पेशल कंडीशंस में होता है प्रोसेसिंग के दौरान। सीक्वेंस डिफरेंसेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोब्स और प्राइमर्स। जो सीक्वेंस डिफरेंसेस होते हैं उनको सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोब्स या प्राइमर्स के द्वारा डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। प्रोब डिज़ाइन इंक्लूड्स डिसीजंस एज टू द लेंथ ऑफ द प्रोब। जो प्रोब डिज़ाइन होती है, प्रोब डिज़ाइन इस तरीके से होती है कि प्रोब की लेंथ क्या होगी, इस चीज़ को इंक्लूड करती है इसी में कि डिज़ाइन करने में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कि प्रोब की लेंथ कैसी होनी चाहिए, वेदर द प्रोब इज़ डीएनए आरएनए या प्रोटीन। जो प्रोब है आपका वो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। एक बात यहाँ पे आती है, प्रोब है क्या? आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या आप जानते हैं प्रोब क्या होता है? प्रोब एक सीक्वेंस ऐसा होता है जैसे कि प्राइमर होता है, प्राइमर जैसा ही होता है, लेकिन प्रोब में एक कोई भी फ्लोरिसेंटली टैग्ड मॉलिक्यूल लगा लिया जाता है ताकि इसको कहीं भी आइडेंटिफाई कर लिया जाए। तो ये डिफरेंस होता है प्रोब और प्राइमर में। तो प्रोब की डिज़ाइन के समय ज़रूरी होता है कि प्रोब की लेंथ क्या होगी, इस चीज़ को डिसाइड किया जाए। प्रोब डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, ये चीज़ को डिसाइड किया जाए। इसके अलावा हाउ दी प्रोब इज़ लेबल्ड। प्रोब की लेबलिंग कैसे की गई है, कोई फ्लोरिसेंट मॉलिक्यूल टैग किया है या कोई अदर मेथड से डिटेक्शन, कोई डाई है या कैसे किस तरीके से उसकी लेबलिंग की गई है। एंड फॉर न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स द लेंथ ऑफ सीक्वेंसेस इंक्लूडेड इन द प्रोब। अगर न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स है तो वहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ता है उन प्रोब्स के लिए कि जो सीक्वेंस है प्रोब में सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोब के डिज़ाइनिंग के लिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इनको आप लोग अच्छे से याद ज़रूर रखिएगा। द सोर्स ऑफ द प्रोब इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रोब का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से उस प्रोब को लिया गया है। एज प्रोब्स मस्ट बी रिप्लेनिश्ड एंड परफॉर्म कंसिस्टेंटली ओवर लॉन्ग टर्म यूज़। क्योंकि जो प्रोब होते हैं ये रिप्लेनिश किए जाने चाहिए, परफॉर्म किए जाने चाहिए, इनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होनी चाहिए ताकि जब तक इसको यूज़ किया जा रहा है ये प्रॉपरली वर्क करता रहे। ऐसा ना हो कि आपकी प्रोसेस तो चल रही है लेकिन प्रोब बीच में ही डिग्रेड हो गया या फिर उसमें कोई इशू आ गया। Many tests currently used in molecular microbiology are supplied as commercially designed system।
बहुत सारे टेस्ट हैं मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी में जो कि कॉमर्शियली डिज़ाइंड सिस्टम की तरह रन किए जा रहे हैं, अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग प्री वैलिडेटेड प्रोब्स और प्राइमर्स, और इसी में आता है प्री वैलिडेटेड प्रोब्स या फिर प्राइमर्स। अब आता है मॉलिक्यूलर डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मॉलिक्यूलर डिटेक्शन कैसे करते हैं? Molecular based methods that have been used to detect and identify bacteria include nucleic acid sequence based amplification। जो molecular based methods होते हैं बैक्टीरिया के डिटेक्शन के लिए, ये डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और इसमें आता है न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस्ड बेस एम्प्लीफिकेशन। इसमें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए न्यूक्लिक एसिड को एक एम्प्लीफाई कर लिया जाता है। न्यूक्लिक एसिड के एम्प्लीफिकेशन के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को ले लिया न्यूक्लिक एसिड को और उस सीक्वेंस को ही एम्प्लीफाई करके डिटेक्ट कर लिया। इस मेथड को शॉर्ट में NASBA भी बोला जाता है, नासबा बोला जाता है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस्ड बेस एम्प्लीफिकेशन, या फिर इसको क्यू रेप्लिकेज बोलते हैं। PCR का भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं PCR में, जैसे कि रियल टाइम PCR और क्वांटिटेटिव PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, नेस्टेड PCR एंड मल्टीप्लेक्स PCR। ये PCR के बहुत सारे टाइप्स हैं, डिपेंड करेगा कि किस तरीके से डिटेक्शन कर रहे हैं, किस मेथड का आप यूज़ कर रहे हैं। रियल टाइम PCR और क्वांटिटेटिव PCR, इसको QPCR बोलते हैं, इज यूज्ड इंक्रीजिंगली फॉर डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। जो रियल टाइम PCR और जो क्वांटिटेटिव PCRs होते हैं, इनको इन्फेक्शियस एजेंट्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एज इट प्रोवाइड्स द सेंसिटिविटी ऑफ PCR, क्योंकि ये ऐसे होते हैं जो कि PCR की सेंसिटिविटी को प्रोवाइड करते हैं, with more information than is available from conventional PCR, क्योंकि इनके पास में conventional PCR से ज़्यादा information available होती है। Like conventional PCR, quantitative PCR can be performed on DNA extract। ये जो कन्वेंशनल PCR होता है DNA पे ही किया जाता है, DNA को एम्प्लीफाई करते हैं इसमें। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव PCR में भी किया जाता है कि DNA एक्सट्रैक्ट पर ही इसको परफॉर्म किया जाता है। डायरेक्टली क्लिनिकल स्पेसिमेन लिया, उससे DNA को एक्सट्रैक्ट किया और उस पर क्वांटिटेटिव PCR को रन करा दिया, इंक्लूडिंग वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल पैथोजन। अब ये डिपेंड करेगा कि आप DNA कहाँ से ले रहे हैं, वायरस से, बैक्टीरिया से, या फिर फंजाई से, कहाँ से DNA का एक्सट्रैक्ट लेके आ रहे हैं और क्वांटिटेटिव PCR को करवा रहे हैं। rRNA was the original target of many bacterial molecular based assays। सबसे पहले जो मॉलिकुलर बेस्ड एसेज थी, मॉलिकुलर बेस्ड मेथड्स थे, इनका ओरिजिनल टारगेट जो था वो था rRNA। ये rRNA पे टारगेट करके वर्क करते थे, बट बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड डिफ़िकल्टी इन एनालाइजिंग RNA, इनमें इनस्टेबिलिटी थी और RNA को एनालाइज करने में डिफ़िकल्टी बहुत होती थी। सो करंट एसेज एम्प्लीफाई एंड डिटेक्ट rDNA सीक्वेंस। अब जिन मेथड्स का यूज़ किया जा रहा है, जिन एसेज को यूज़ किया जा रहा है, वो क्या करते हैं, rDNA के सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं और इसी को एम्प्लीफाई कर लेते हैं। एम्प्लीफिकेशन के बाद में डिटेक्शन हो जाता है, तो rRNA की जगह rDNA को डिटेक्ट करके वो सारा सीक्वेंस आप जो जानना चाहते हैं, जो मॉलिकुलर डिटेक्शन है, उसकी प्रोसेस को परफॉर्म करा लिया जाता है। डायग्राम दिखाया गया है
देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। मेल्ट कर्व एनालिसिस ऑफ बीके एंड जेसी वायरसेस। दो वायरस लिए गए हैं, उनकी मेल्ट कर्व एनालिसिस को दिखाया गया है। आप देखिएगा यहाँ पे फ्लोरेसेंस लिया गया है, दोनों ही ग्राफ में फ्लोरेसेंस लिया गया है और टेम्परेचर को लिया गया है। जब टेम्परेचर देखिएगा 55 से लगभग स्टार्ट किया है, तो जो जेसी के लिए आया है कुछ इस तरीके से कर्व मिल रहा है, जबकि जो बीके वायरस है उसके लिए कुछ इस तरीके से आपको कर्व मिलता है। लेकिन जब टेम्परेचर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लगभग 60 से स्टार्ट हो रहा है, तब आप देखिएगा यहाँ पे फ्लोरेसेंस भी मैटर करता है। फ्लोरेसेंस यहाँ पे देखिएगा 0 से स्टार्ट है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे थे 0.01 से स्टार्ट है, यहाँ पे फ्लोरेसेंस 0.002 है। तो फ्लोरेसेंस पे डिपेंड करके इनकी जो पीक्स होती हैं, जो मेल्ट कर्व की एनालिसिस होती है, वो इन पीक्स के फॉर्म में ही होती है और ये पीक्स वेरी कर जाती हैं इस फ्लोरेसेंस और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। इसमें दिखाया गया है बीके एंड जेसी आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर by differences in the melting temperature of mth probe specific for each viral sequence। यहाँ पे ये melting temperature के बेस पे डिफरेंशिएट किए गए हैं। Fluorescence from double stranded DNA decreases with increasing temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसका फ्लोरेसेंस कम हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से फ्लोरेसेंस कम हो रहा है। एंड डीएनए डिनेचुरेशन टू सिंगल स्टैंडर्ड। जब डीएनए का डिनेचुरेशन सिंगल स्टैंड पे कराया जाता है, उसके साथ में ही ये फ्लोरेसेंस कम हो रहा है। Instrument software will present a derivation of the fluorescence, that is bottom panel। यहाँ पे fluorescence का derivation करके दिखाया गया है, where Tm is 67 to 68। जो melting temperature है वो 67 से 68 डिग्री सेंटीग्रेड है बीके के लिए और 73 to 74 डिग्री सेंटीग्रेड है जेसी के लिए। देखिएगा वहीं पे आके पीक भी आपको मिली हैं, आर ऑब्जर्व्ड एज पीक्स, और पीक्स के फॉर्म में इनका ऑब्जर्वेशन होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर आपको पहले पता है कि किसका डीएनए किस टेम्परेचर पे डिनेचर हो रहा है, फिर आपने लाके इनके मेल्टिंग टेम्परेचर पे फ्लोरेसेंस का पीक बना लिया और आप इजीली डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि किस टेम्परेचर पे कौन सा बैक्टीरिया मिल रहा है और उसी कौन सा वायरस मिल रहा है, और उसी के बेस पे आप इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पैथोजेंस। बैक्टीरिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर इजीली ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कांटेक्ट में आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं। वो जो भी इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी सिक्रेशन है, अगर उसके कांटेक्ट में कोई भी आ जाता है तो उसी से वो वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाते हैं और अगले इंसान में पहुँच जाते हैं। इसके अलावा एंड लेबोरेटरी डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन बाय नॉन मोलिकुलर मेथड्स ऑफन लेक सेंसिटिविटी और आर टाइमिंग कंज्यूमिंग। जो लेबोरेटरी डिटेक्शन है इसका या जो आइडेंटिफिकेशन है बाय नॉन मोलिकुलर मेथड, मोलिकुलर मेथड्स तो उनसे तो डिटेक्शन होता ही है। अगर आप लेबोरेटरी में नॉन मोलिकुलर मेथड से इनको डिटेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि सेंसिटिविटी नहीं है या फिर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस हैं। Because of these organisms' importance in causing human disease cause करने में इन organisms की बहुत importance है। एंड द लेक ऑफ बहुत सेंसिटिविटी की लेक है इनमें। रैपिड ट्रेडिशनल लेबोरेटरी टेस्टिंग, जो लेबोरेटरी टेस्टिंग है बहुत कम सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। द डेवलपमेंट ऑफ मोलिकुलर बेस्ड एसे दैट कैन डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई बैक्टीरियल पैथोजेंस डायरेक्टली एंड रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंस हैज़ बीन अ priority।
अब जो नॉन मॉलिकुलर मेथड थे सेंसिटिव नहीं थे, प्रॉपर डिटेक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया कि मॉलिकुलर बेस्ड एसेस को डेवलप किया जाए और उनकी मदद से डिटेक्शन की प्रोसेस की जाए ताकि चीज़ें आसान हो सकें और लोग इजीली डिटेक्शन कर पाएँ। अब आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। Mycobacterium tuberculosis is an important cause of respiratory tract infection. Mycobacterium tuberculosis एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को कॉज करता है एंड इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में देखी जाती है and results in infections that have significant morbidity and mortality levels। और ऐसे जो इन्फेक्शंस करती है, ऐसे इन्फेक्शंस कर देती है जो कि बहुत मॉर्बिड होते हैं और इनमें मोर्टैलिटी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लोगों की डेथ काफ़ी ज़्यादा होती है। Once mycobacteria are detected growing in a culture, एक बार अगर माइकोबैक्टीरिया को कल्चर में ग्रो करते हुए डिटेक्ट कर लिया जाता है, they must be speciated, उनका स्पेशिएशन किया जाना चाहिए। The traditional methods जो कि अभी तक यूज़ किए जा रहे हैं and still the only method for most mycobacterial species, ज़्यादातर स्पीसीज के लिए अभी तक सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड का ही यूज़ किया जा रहा है फॉर स्पेशिएशन इज़ बायोकेमिकल टेस्टिंग। एकमात्र बायोकेमिकल टेस्टिंग ही ऐसा मेथड है जिसकी मदद से आप डिटेक्शन करते हैं एंड विच कैन टेक अ फ्यू वीक्स टू परफॉर्म, और इसमें कुछ हफ्तों का समय लग सकता है परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि बायोकेमिकल टेस्टिंग काफ़ी लंबा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। Although DNA probes greatly simplified and reduced the time involved in identifying mycobacterial species, कुछ DNA probes ऐसे हैं जिनकी मदद से बहुत सिंपल हो गई है प्रोसेस, बहुत कम टाइम लेती है माइकोबैक्टीरियल स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में कंपेयर्ड विद ट्रेडिशनल बायोकेमिकल टेस्टिंग, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बायोकेमिकल टेस्टिंग थी वो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी and their sensitivity was not great enough so that they could be used to detect mycobacteria directly in a clinical specimen। DNA probes को यूज़ तो किया जा सकता है, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि क्लिनिकल स्पेसिमेंस को डायरेक्टली डिटेक्ट किया जा सके। The advent of nucleic acid amplification methodologies led to the development of laboratory tests in which Mycobacterium tuberculosis could be detected directly in a clinical specimen with reliable sensitivity and specificity। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन मेथडोलॉजीज़ का डेवलपमेंट जब हुआ, उनकी वजह से बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट का डेवलपमेंट हो गया जिसके द्वारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता था। किसी भी क्लिनिकल स्पेसिमेन में इनका डिटेक्शन आसान हो गया और जो भी टेस्ट हुए उनकी सेंसिटिविटी, उनकी स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छे लेवल की देखी गई। The mycobacterial tuberculosis DNA test uses transcription mediated amplification। अब ये जो मेथड था इसमें ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन होता था। इस मेथड को यूज़ किया गया टू एम्प्लीफाई 16S rRNA प्रेजेंट इन अ कंसनट्रेटेड क्लिनिकल सैंपल। किसी भी क्लिनिकल सैंपल में जो 16S rRNA प्रेजेंट होता है उस 16S rRNA का एम्प्लीफिकेशन किया गया और उसके एम्प्लीफिकेशन के द्वारा ही डिटेक्शन की प्रोसेस की गई। The amplified rRNA is detected using the same DNA probe। जो amplified rRNA था उसका डिटेक्शन सेम DNA probes की मदद से किया गया
as that used in the DNA probe assays described above and measuring chemiluminescence of RNA DNA hybrids। और ये जो DNA probes थे ये rRNA और DNA hybrids के बीच में जो रिएक्शन से chemiluminescence था, जो एक चमक पैदा हो रही थी, ये उसको डिटेक्ट करने में सक्षम थे। The AmpliCor MTB test is a kit-based PCR assay। एक ऐसा ये मेथड है for the detection of Mycobacterium tuberculosis complex directly in a clinical specimen। AmpliCor MTB टेस्ट की मदद से आप डायरेक्टली क्लिनिकल स्पेसिमेन को लेके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। Product detection is accomplished using a DNA probe। प्रोडक्ट डिटेक्शन को DNA प्रोब की मदद से accomplish किया गया। स्पेसिफिक फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स जो प्रोब था, ऐसा प्रोब डिज़ाइन किया गया जो ट्यूबरकुलोसिस के स्पेसिफिक था। एंड एविडिन हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज कॉन्जुगेट, एक ये डाई प्रकार का होता है जिसको कि यूज़ किया जाता है डिटेक्शन के लिए। एविडिन हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज कॉन्जुगेट टेट्रा मेथाइल बेंजीडीन सबस्ट्रेट सिस्टम, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। The specificity of both assays was comparable with the specificity of the MTD assay of 98.9 and 99.6 for the AmpliCor MTB। जो स्पेसिफिसिटी थी दोनों ही ऐसे की वो कंपेरेबल थी, एक की 98.9 देखी गई और एक की 99.6 देखी गई। दोनों की ही स्पेसिफिसिटी ठीक ठाक मिल रही थी और डिटेक्शन भी इजी था। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone. For any help or any query, you can call us on our helpline number. Thank you everyone. Thank you for watching this session.